हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज में आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। आखिर सामाजिक विज्ञान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या इस विषय को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, किन किन क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या हमारे नॉलेज को बढ़ा सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले सामाजिक विज्ञान हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, सामाजिक विज्ञान से हमें भारत और विश्व के भूभाग और उनके निवासी, मतलब जो वहाँ पे निवास करते हैं और वहाँ का भूभाग कैसा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अतीत के चित्रपट मतलब इतिहास से संबंधित तथ्यों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी जो भारत की संस्कृति है, विविधता में एकता का देश जिसे भारत को कहा जाता है, वो किस प्रकार की है, हमारी परंपराएं क्या हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। परिवार और समुदाय क्या है, शासन व्यवस्था क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्था चलती है वो किस प्रकार से चलती है, नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलती है, फिर हमारे आसपास की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से होती हैं। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित गतिविधियां जो हैं और उनका कार्य और महत्व। तो इसके अंतर्गत मतलब इतिहास, भूगोल और हमारी संस्कृति के बारे में, शासन या राजनीति के बारे में और हमारे आसपास के आर्थिक जनजीवन के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे जो हमारे नॉलेज को बूस्टअप करेगा। तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में हमें जब हम पढ़ लेंगे इसको पूरा, तो हमें इन सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी कवर हो जाएगी। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है। यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यह कथन किसका है? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट ने क्या कहा है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, यह जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। तो ये कथन है आर्यभट्ट का। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या है, मानचित्र का उपयोग हम कैसे करते हैं और इसके मुख्य घटक क्या हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि देशांतर, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है, ये पढ़ेंगे हम कि स्थानीय समय क्या होता है, पहले तो हमें ये देखना होगा, और मानक समय क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्या किया, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी। सो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है मानचित्र क्या है और उसके घटक क्या क्या होते हैं। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र देखिए क्या है, किसी स्थान का पता लगाने के लिए ये कैसा काम करता है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ रेलवे स्टेशन से हम कहीं से आए हैं और यहाँ पे हम उतरे हैं ट्रेन में, ये रेलवे स्टेशन में हम आ गए। अब हमें यहाँ से अगर कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें जनपद पंचायत जाना है या फिर हमें कहीं ये बाजार जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? अब हम अगर जैसे मान लीजिए अगर आप किसी जगह में नए नए गए हैं तो आपको तो पता नहीं होगा, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैप के थ्रू जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैप को अगर हम अभी के समय में देखें तो जो गूगल मैप का हम यूज़ करते हैं, ये इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन पे गूगल मैप खोलते हैं और उसमें कोई भी लोकेशन डाल देते हैं और वो हमें बताता है कि आपको इस रूट से जाना सही होगा या ये रूट आपको शॉर्टकट पड़ेगा। फोर व्हीलर के हिसाब से कौन सा रूट है या टू व्हीलर के हिसाब से कौन सा रूट है, वो हमें ये भी बताता है। तो वही वो भी एक मानचित्र ही है। तो मानचित्र क्या करता है, हमें एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, जो हमें ये बताता है कि कोई भी जो स्थान है, जैसे अगर हम यहाँ रेलवे स्टेशन में है मान लीजिए, और अगर हमें कहाँ जाना है, डाकघर जाना है या फिर ये यहाँ मैदान में जाना है, पार्क में जाना है, तो वो हमें ये बताएगा कि ये जो जगह है ये कहाँ पर है और यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र क्या है, एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। किसी भी क्षेत्र का क्या होता है, एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है। अब प्रतीकात्मक चित्रण का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये हमें एक प्रतीक प्रतीक मतलब चिन्हों के माध्यम से बताता है, सभी जगहों को अंकित कर देता। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैदान बना है, क्या ये एक्चुअल में इतना ही बड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन
उतने बड़े स्थान को एक मैप में एक पेज पे कवर करना आसान नहीं होता। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, मैप जो बनाते हैं वो लोग साइन के थ्रू बताते हैं हमें कि ये जगह हमें यहाँ देखने को मिलेगी, मतलब उसका छोटा रूप बताते हैं, प्रतीक स्वरूप बताते हैं उसमें हमें, है ना। तो ये क्या है, जो मैप होता है वो कैसा होता है, एक लघु क्षेत्र का भी हो सकता है, मतलब एक छोटे गांव का भी हो सकता है, या एक वृहद क्षेत्र, वृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़े राज्य का हो सकता है, भारत का हो सकता है, या फिर किसी पूरे विश्व का भी हो सकता है। तो ये मानचित्र क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है और हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। अब मानचित्र में कुछ दिशाओं का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जो सबसे ऊपर में होती है उसे हम कहते हैं उत्तर, और जो नीचे साइड होती है उसे कहते हैं दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम। अगर हम ऊपर में हैं, अगर हम मानचित्र में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं। अगर इस ओर जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं। अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, और यहाँ जा रहे हैं अगर, तो इसका मतलब क्या होगा मानचित्र में, कि हम पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं। अब मानचित्र के अंतर्गत ही हम देखते हैं कि एटलस क्या होता है। एटलस या फिर इसे क्या कहते हैं, मानचित्रावली। मानचित्रावली क्या होती है, ये एटलस, एटलस क्या होती है, एक पुस्तक होती है। देखिए, इसमें क्या है, ये विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो एटलस नाम से ही एक बुक आती है जिसमें क्या होता है, जिसमें विश्व के, भारत के या किसी भी देश के, भारत के साथ साथ और भी जो देश हैं उनके भी चित्र बने हुए होते हैं, और उनमें प्रतीकात्मक रूप से ये बताया जाता है कि उस, मतलब उस राज्य में या उस देश में कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो मानचित्र, एटलस क्या होता है, मानचित्रों के एक संग्रह होता है, एक पुस्तक होती है जिसमें क्या होता है, मानचित्रों का संग्रह किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बुक ये इमेज के थ्रू समझ में आया होगा कि ये विश्व का मानचित्र है और इसको प्रतीकात्मक रूप से बुक में दर्शाया गया है, और ऐसे ही इसमें बहुत सारे मानचित्र बने हुए होते हैं, तो इसे ही एटलस कहते हैं। अब हम देखते हैं मानचित्र के प्रकार के बारे में। मानचित्र के प्रकार में पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिसमें हम क्या बताते हैं, प्राकृतिक दशाओं, प्राकृतिक आकृति, जैसे कि पर्वत, महासागर और नदियों को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, ये एक एग्जाम्पल है मानचित्र का। तो इसमें देखिए, यहाँ पर अरावली की श्रेणियां दिख रही हैं, यहाँ पर ऊपर हिमालय पर्वत दिख रहा है, उसी पे यहाँ पे फिर वेस्टर्न घाट, यहाँ पर ईस्टर्न घाट, मतलब ये पश्चिमी घाट, और ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूर्वी घाट। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी भी दिख रही है हमें। तो मतलब इस मानचित्र में हमें क्या दिखाया जाता है, इस मानचित्र में हमें प्राकृतिक जो आकृतियां होती हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मानचित्र के प्रकारों में हमारा नेक्स्ट मानचित्र है राजनैतिक मानचित्र। पिछले हमने देखा भौतिक मानचित्र जिसमें हम क्या बताते हैं, प्राकृतिक आकृतियों के बारे में बताते हैं। अब राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, किसी जिला या राज्य या फिर किसी देश की सीमाओं के बारे में बताते हैं कि उस राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है या उस देश की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। इस मानचित्र में हम राज्यों के साथ साथ उनकी राजधानियों के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि ये गुजरात, गुजरात की ये सॉरी राजस्थान, ये गुजरात, ये क्या है, ये भारत का मानचित्र है जिसमें हमें क्या है, जिसमें हमने सभी स्टेट्स के बारे में बताया है और उनकी राजधानियों को भी बताया है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में भी देखा। तो ये राजनीतिक मानचित्र होते हैं जो किस प्रकार की जानकारी देते हैं, राज्यों की सीमाओं के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा मानचित्र के प्रकार में थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है जो हमें क्या करता है, किसी विशेष प्रकार की सूचना प्रदान करता है। ये किसी भी एक टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। जैसे ये वाला जो मानचित्र है, ये क्या है, ये भारत में सॉइल टाइप को, मतलब मृदा के प्रकारों को बताता है। जैसे जहां पर ये देखिए, और जो ये कलर दिए हुए हैं उसका ये भी एक प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर हम जहां भी यूज कर रहे हैं, डार्क ग्रीन कलर जहां भी दिया हुआ वहां पे क्या है, जंगल है और क्या है, पर्वत है। फिर उसके बाद जो लाइट ग्रीन कलर है वहां पर एलुवियल या फिर जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे रेड और येलो, तो ये रेड और येलो हमें कहाँ देखने को मिल रही है, इस क्षेत्र में, और ये येलो यहाँ साइड में। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए ब्लैक ब्लैक सॉइल भी है। तो ये इस प्रकार से किसी एक विशेष टॉपिक पर बेस्ड होते हैं जो हमें
किसी विशेष टॉपिक के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से हम वर्षा की किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में कहाँ ज्यादा वर्षा होती, कहाँ कम वर्षा होती, ये भी हम शो कर सकते हैं मानचित्र के थ्रू। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है और कहाँ जनसंख्या कम है, तो ये भी हम मानचित्र के माध्यम से बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अभी तक हमने देखा कि मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं और मानचित्र क्या होता है। मानचित्र क्या होता है, ये एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और इसमें किसी भी क्षेत्र का, एक लघु क्षेत्र का, एक वृहद क्षेत्र का या फिर एक वृहद क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी मानचित्र के कितने, 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है दूरी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 और हम देखते हैं, दूरी, दिशा और एक होते हैं प्रतीकात्मक चिन्ह। फिर अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे दूरी है, मानचित्र में अगर जो पहला घटक है इसका दूरी, तो दूरी क्या होता है, जैसे ये किसी एक क्षेत्र का मानचित्र दिया हुआ है। अगर हम यहाँ रेलवे स्टेशन से हम यहाँ पे उतरे हैं और हमें यहाँ से कहीं जाना है, तो ये जो जितनी दूरी हुई है, क्या इतनी ही दूरी पर ये जो जगह बनी हुई है ये होगी? हाँ, ये सही है कि ये इतनी ही दूरी पर होगी, लेकिन जब इसे मानचित्र पे दर्शाया जाएगा तो इसमें वास्तविक दूरी नहीं दिखाई जाएगी, इसमें हमें एक प्रतीकात्मक दूरी दिखाई जाएगी और उसमें हमें एक स्केल के माध्यम से एक स्केल बना दी जाएगी और उस स्केल के माध्यम से हमें ये समझना होगा कि ये कितनी दूरी पर है। जैसे कि देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर से क्या है, 500 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैप में 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमें वास्तविक में कितना चलना होगा, 500 मीटर चलना होगा, तब हम वो दूरी तय करेंगे। तो मानचित्र में क्या होता है, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब दर्शाई जाती है, लेकिन एक पैमाना तय कर दिया जाता है कि जैसे हम देखिए क्या है इसमें जो हम मानचित्र बना रहे हैं, जैसे कि ये जो भवन है, पुस्तकालय है, संग्रहालय है, कुछ भी है, जो जैसे रेलवे स्टेशन से जो इनकी दूरी बताई गई है, मानचित्र में इनकी एक्चुअल दूरी अगर हम बताएंगे तो ये मानचित्र बनाना संभव ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्केल का यूज करते हैं और इस स्केल को हम क्या करते हैं, नीचे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 500 मीटर। मतलब अगर आप मैप में 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वास्तविक में आपको 500 मीटर चलना होगा। एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये सोचना है कि एक वृहद क्षेत्र को, एक बहुत बड़े क्षेत्र को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर, देखिए ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी कवर हुआ है, यहाँ पे पुस्तकालय भी है, यहाँ पर बाजार भी देखने को मिल रहा है हमें। तो इतना बड़ा क्षेत्र को हम कैसे कवर कर सकते हैं, दूरी, प्रतीकात्मक दूरी। हम जब हम दूरी को एक पैमाने में कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमने 1 सेंटीमीटर चला है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें वास्तविक में 500 मीटर चलना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट मानचित्र का घटक है वो क्या है, दिशा। अब देखिए ये क्या है, ये 4 दिशाएं इंगित करते हैं। मतलब क्या है, ये 4 दिशाओं के बारे में जो मानचित्र है वो हमें बताते हैं। जो सबसे टॉप पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर। और अगर हम घड़ी की दिशा में, जैसे देखिए घड़ी में यहाँ पे कितना होता है, 12। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए हम 1 2 इस टाइप से नंबर डले हुए होते हैं। तो अगर हम यहाँ से, घड़ी इस प्रकार से चलती है, अगर हम घड़ी की दिशा में इस प्रकार से चलेंगे तो उत्तर के बाद क्या आएगा, यहाँ पे पूर्व, और यहाँ पे फिर दक्षिण, और ये क्या है, पश्चिम। तो ये जो चारों दिशाएं हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम चतुर्दिश कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, प्रधान बिंदु कहते हैं। ये प्रधान दिशाएं हैं। और फिर उसके बाद जो इनके बीच में, जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, इसी प्रकार यहाँ पे दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली जो दिशाएं हैं, ये वाली जो दिशाएं हैं बीच वाली, ये से हम अलग कलर से कर देते हैं। तो ये वाली जो दिशाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं। क्यों मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रधान दिशाएं हैं, प्रधान बिंदु है, उनके बीच में आ रही है। तो मानचित्र में क्या होता है, हमें दूरी का भी ज्ञान होना चाहिए और दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एक मानचित्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, प्रतीकात्मक चिन्ह। अब मानचित्र का जो तीसरा घटक होता है वो क्या होता है, प्रतीक चिन्ह। मतलब क्या होता है कि एक बड़े से मानचित्र को हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे क्षेत्र में प्रदर्शित कर सकते हैं, छोटे क्षेत्र में दिखा सकते हैं। तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं, हम एक
प्रतीक चिन्ह की सहायता से दिखा सकते हैं। सभी चित्रों को अगर हम जो एक्चुअल में जो क्षेत्र जितना बड़ा है अगर हम उसको उसी हिसाब से दिखाएंगे तो मानचित्र बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बड़े से क्षेत्र का कोई भी एक साइन डिसाइड कर दिया जाता है और उस साइन के ही थ्रू उसको क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रेलवे लाइन का दिया हुआ है, तो रेलवे लाइन में एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। और रेलवे स्टेशन देखिए, जो बड़ी लाइन है उसको इस प्रकार से हम दर्शाएंगे और जो छोटी लाइन है उसको इस प्रकार से। फिर उसके बाद जो रेलवे स्टेशन है देखिए उसको इस प्रकार से। फिर जो सड़कें हैं उसमें भी एक पक्की सड़क होती है और एक कच्ची सड़क। अगर हम कहीं रोड से जा रहे हैं और अगर मान लीजिए आपको ये वाला साइन दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पक्की सड़क मिलेगी, और अगर ऐसा डॉट डॉट वाला साइन मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको आगे कच्ची सड़क देखने को मिलेगी। अब जो देश की सीमाएं होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय होती है, मतलब विश्व से जो सीमा जुड़ी हुई होगी उसे क्या कहेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय, या किसी दूसरे देश से। राज्यों की सीमाएं होती हैं, किसी एक देश के अंतर्गत जो विभिन्न राज्य होते हैं उनके बीच जो सीमाएं लगी होती हैं उन्हें राज्य सीमाएं कहते हैं। और जिला सीमा मतलब किसी राज्य के अंतर्गत जिला पाए जाते हैं तो उनकी सीमाओं को हम जिला सीमा कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर साइन बना हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे किसी राज्य की सीमा, और ये क्या है, हमारी जिले की सीमा। इसी प्रकार नदी को देखिए, अगर ये ऐसा फ्लो, नदी हमें पता है कि इसी प्रकार ऊपर नीचे होकर बहती है, तो ये क्या है, नदी का साइन है। अगर ये ऐसा गोल सर्कल बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, एक कुआं है। फिर उसके बाद तालाब, तालाब में देखिए क्या होता है, एक बंद सी जगह होती है और वहाँ पे क्या होता है, नीला नीला पानी भरा हुआ होता है। तो ये जो नीला है ये किसको बता रहा है, पानी को बता रहा है। और जो ये काले से बना हुआ है ये एक बंद क्षेत्र को बता रहा है कि यहाँ पे तालाब है। नहर को देखिए, नहर का साइन ये होगा। और उसके बाद सेतु, अगर कहीं सेतु, अगर आपको ये साइन कहीं दिखता है बोर्ड में तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेतु बना हुआ है। इसी प्रकार मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी को इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। ये क्या होते हैं, ये साइन डिसाइड कर दिए जाते हैं और उन्हीं साइनों के थ्रू हम इन चीजों को दर्शाते हैं। इसी प्रकार देखिए डाकघर अगर कहीं है, अगर कहीं पीओ लिखा हुआ है तो पीओ का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकघर। डाक और टेलीग्राफ कार्यालय अगर है तो उसका क्या लिखेंगे हम, साइन पीटीओ। और पुलिस स्टेशन कहीं है तो उसे हम क्या लिखेंगे, पीएस, पुलिस स्टेशन। उसी प्रकार बस्तियां और कब्रिस्तान, अगर ये देखिए इस प्रकार से रेड कलर का साइन है, 2 L बने हुए हैं और ऐसा साइन है तो इसे क्या कहेंगे, बस्तियां। और ये किसका साइन है, ये कब्रिस्तान का साइन है। वृक्ष और घास, यदि कहीं ऐसे पेड़ लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वृक्ष वाला क्षेत्र है। और अगर छोटी छोटी ऐसी ग्रीन ग्रीन बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे घास है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़े क्षेत्र में वृक्ष लगे हुए हैं तो क्या हम उतने बड़े बड़े पेड़ बनाकर एक मानचित्र बना सकते हैं, नहीं। हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे ये बना देंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अगर हमें पुलिस स्टेशन बताना है तो हम PS लिख देंगे, PS पुलिस स्टेशन। आई होप आपको ये तीनों घटक समझ में आए होंगे मानचित्र के, और तीनों प्रकार भी समझ में आए होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। मानचित्र के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है, भौतिक मानचित्र है, और कौन सा है, राजनैतिक मानचित्र है, और एक नेक्स्ट कौन सा था, थीमेटिक मानचित्र। और मानचित्र के घटक में कौन कौन सा आ जाएगा, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह। अब देखते हैं हम पृथ्वी का मानचित्रीकरण, मतलब पृथ्वी का मानचित्र हम किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए पृथ्वी का जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, लगभग गोलाकार है। मतलब पूर्णतः गोलाकार तो नहीं है लेकिन ये कैसी है, लगभग गोलाकार है। तो इसका जो हमें मानचित्र हम पढ़ते हैं तो इसमें हम एक, मतलब जो इस टाइप का अगर हम मानचित्र बनाएंगे एक समतल मानचित्र की तुलना में हमें एक इस प्रकार के ग्लोब से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। इसे जो एक गोल आकार का होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ग्लोब कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें पृथ्वी को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, इसमें हम पृथ्वी को दर्शा सकते हैं। समतल मानचित्र में, समतल पेज में भी हम मानचित्र को दर्शा सकते हैं, लेकिन अगर सुविधा के हिसाब से देखें हम तो हमें कौन सा मानचित्र ज़्यादा उपयुक्त लगता है, जो ग्लोब पर बना हुआ होता है। उसमें हम क्या होता है, ग्लोब को घुमाकर हम देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है और किस देश में कौन सी नदी है, कौन से पहाड़ है, कौन सा ज्वालामुखी है, ये सब हम देख सकते हैं ग्लोब में। तो ग्लोब भी क्या है, एक अच्छा माध्यम है मानचित्र को पढ़ने का या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने का। जो पहली विशेषता है वो क्या है, निर्देशांक। अब निर्देशांक क्या होते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक उदाहरण के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आपने अपने किसी एक दोस्त को कहीं बुलाया है कि भाई आज चलो अपन बुक लेकर आते हैं किसी दुकान से, या कोई खिलौना लेकर आते हैं चलो किसी दुकान से। तो आप गए, आपको तो वो दुकान पता है क्योंकि वो आपके घर के पास है, लेकिन आपके दोस्त को नहीं पता है। तो आप उससे क्या कहेंगे कि आपको कहाँ आना है, कि आपको यहाँ जो ये दुकानें दिख रही हैं यहाँ से आपको 5वीं नंबर की दुकान पे आना है। मतलब जो ये बहुत सारी क्या हो, ये लाइनें बनी हुई हैं, तो इन लाइनों में से कौन सी लाइन में आना है, 5वीं लाइन में आना, और 5वीं लाइन में से कौन सी, 7वें नंबर की दुकान है। तो वो क्या करेगा, जब वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर आपका दोस्त क्या है यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर आपका दोस्त, ये आपका दोस्त बना दिया, अगर ये आपका दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है तो ये यहाँ से ये समझ जाएगा कि मुझे 5वें नंबर की लाइन पे जाना है, मतलब पहली, दूसरी और इसके बाद और लाइनें होंगी, और उसके बाद इनमें पहली ये हो गई, फिर दूसरी ये हो गई, तो इसके बाद वो ऐसे करते करते कहाँ चला जाएगा, 7वें नंबर की दुकान पर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है निर्देशांक। निर्देशांक मतलब आपको समझ में आया होगा कि किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट को बताना कि हमें कहाँ जाना है, तो इसे हम कहते हैं निर्देशांक। अभी हमने क्या देखा पिछली स्लाइड में कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक मतलब किसी भी स्थान की एक एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाने के लिए क्या होता है, हम निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश क्या होते हैं, देखिए जो ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो ये एक जो ये बीच की लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो जो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है, इससे मानचित्र पर जो खींची गई ऐसी आड़ी लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये करती क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसे हमने मान लिया क्या, इसे हमने तय कर दिया कि ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। अब डिग्री को हम कैसे दर्शाते हैं, तो ऊपर क्या करते हैं, हम एक ऐसा गोला लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है क्या, उत्तरी ध्रुव। अभी हमने पढ़ा था कि चिन्हों के माध्यम से जो ऊपर दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर, और जो नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण। तो अब अगर मान लीजिए हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए हम यहाँ आ गए या फिर अगर हम यहाँ आ गए, तो ये जो हमारी दूरी बढ़ती जा रही है, ये यहाँ से ये जो हमारी दूरी बढ़ रही है भूमध्य रेखा से, तो इस दूरी को नापने के लिए हम अक्षांश रेखाओं का भी प्रयोग करते हैं। अक्षांश करते क्या है, इनका काम क्या है, तो ये हमें इस दूरी को बताते हैं कि भूमध्य रेखा से हम कितनी दूरी पर हैं। ये जो रेखाएं हैं ये कैसे खींची जाती हैं, तो ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं इस प्रकार से। और जो सबसे बड़ा व्रत होता है वो कौन सा होता है, विषुवत व्रत होता है। तो जो ये 0 डिग्री, जो ये 0 डिग्री पर जो ये अक्षांश रेखा है, इसे ही क्या कहते हैं, हम विषुवत व्रत कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि जो भूमध्य रेखा, ये काम क्या, सॉरी अक्षांश रेखा ये काम क्या करती हैं, तो ये भूमध्य रेखा से दूसरी दूरी को नापती। कौन सी दूरी को नापती हैं, जो हम जैसे इस साइड हम आए हैं, जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम कितनी दूरी पर आ गए हैं, ये हमें ये बताती हैं कि हम भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो ये हमें किसके माध्यम से पता चलता है, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पता चलता है। 23.5 डिग्री उत्तरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 23.5 डिग्री उत्तरी, ऐसे लिखेंगे 23.5 डिग्री, और नीचे हमने क्या लिख दिया, 23.5 डिग्री दक्षिणी। उत्तरी को हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में ऊ लिख के यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक बिंदु, और दक्षिणी को हम कैसे लिखेंगे, द लिख के एक बिंदु लगा देंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी पे हमें क्या देखने को मिलती है, कर्क रेखा, और नीचे हमें 23.5 डिग्री दक्षिणी में हमें क्या देखने को मिलेगी, मकर रेखा। तो ये क्या है, ये बता रही हैं कि ये जो ये 23.5 डिग्री है, ये 0 से मतलब विषुवत जो भूमध्य रेखा है, हमारी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर हमें कर्क रेखा देखने को मिलती है, ये हमें अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही पता चलता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और जो हमारी जलवायु होती है उसके बीच में क्या होता है, एक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, देखिए भूमध्य रेखा के चारों ओर की जलवायु कैसी होती है, सामान्य होती, सॉरी गर्म होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उष्ण भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्या है, ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत। इसे हम ये कहते हैं सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, विषुवत व्रत। मतलब जो ये भूमध्य क्षेत्र जो है यहाँ पे, और इसके आसपास के जो यहाँ पे जो ये वाले क्षेत्र दिख रहे हैं, देखिए
इसे हम रेड कलर से दिखाते हैं, जो ये वाला क्षेत्र है, जो थोड़ा और पास वाला क्षेत्र है, और जो ये नीचे साइड वाला भी क्षेत्र है, ये क्या होगा, बहुत गर्म क्षेत्र होगा। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी हमारी, तो हमारा क्या होगा कि जो गर्मी है, जो उष्ण है, वो क्या होता है, जो गर्म जलवायु है वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हम यहाँ से मान लीजिए, अगर हम भूमध्य रेखा से इतनी दूरी पर आ गए और नीचे ही अगर हम इतनी दूरी पर चले गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ पर हमें शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हमें कैसी, उष्ण जलवायु देखने को मिलेगी। और अगर मान लीजिए हम एकदम टॉप पे चले जाते हैं, उत्तरी ध्रुव पर चले जाते हैं, और यहाँ नीचे एकदम दक्षिणी ध्रुव पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कैसी होगी, अब देखिए भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन आता जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी जल एकदम भूमध्य रेखा के पास में, और इस भूमध्य रेखा पर और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा, तो यहाँ पर कैसी जलवायु होगी, शीतोष्ण। और अगर एकदम दूर पे हम आ गए, तो यहाँ पर कैसी जलवायु देखने को मिलेगी, हमें शीत जलवायु, एकदम ठंडी, बर्फ जैसी, एकदम हमेशा बर्फ जमी रहे ऐसी जलवायु हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अभी तक हमने देखिए क्या देखा, निर्देशांक। निर्देशांक मतलब क्या होता है, कोई भी एक एग्जैक्ट जगह, तो वो हमें क्या, किसके माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। और अक्षांश और देशांतर से मिलकर निर्देशांक का निर्माण होता है। अक्षांश रेखाएं हमने देखी, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं कि ग्लोब पर खींची गई किस प्रकार की रेखाएं, ऐसी आड़ी रेखाएं, ठीक है, आड़ी रेखाएं, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। अब इसी ग्लोब पर अगर हम इस प्रकार की रेखाएं खींच देते हैं, खड़ी रेखाएं खींच देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी रेखाएं। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा हो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे साइड में हमें दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलेगा। तो यहाँ से नीचे तक जो लाइनें खींची जाएंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब क्या होता है, वर्ष 1884 में कुछ देशों ने यह तय किया कि ग्रीनविच से होकर जो जाती है, ग्रीनविच मतलब ये एक शहर है, कहाँ का, लंदन का, लंदन से होकर जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ये जो रेखा है ये कैसी मानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा मानी जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। अब देखिए, जो देशांतर रेखाएं, ये हम कितनी खींच सकते हैं, कितनी देशांत, क्या हम अपने मन से कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, जो एक प्रधान जो रेखा है उससे हम क्या करते हैं, पूर्व की ओर हम कितनी, देखिए ये 180 डिग्री ईस्ट, मतलब अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हम कितनी, 180 डिग्री तक, और पश्चिम की ओर भी हम 180 डिग्री वेस्ट तक गिनी जाती हैं, मतलब इतनी लाइनें खींची जा सकती हैं इस पे, ठीक है। तो देशांतर रेखा आपको समझ में आया होगा, आई होप, कि ग्लोब पर खींची गई ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। ऐसा ये नहीं है कि किसी ने जाकर एक्चुअल में पृथ्वी पर ये लाइनें खींच दी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लाइनें क्या है, काल्पनिक रूप से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, मतलब अध्ययन हम इजीली पढ़ाई कर सके, हमें इजीली समझ आ सके, इसीलिए इन लाइनों को बनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इस चित्र के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये ग्लोब है, ये क्या है, एक, ये तीनों ग्लोब बने हुए हैं। तो ग्लोब पर देखिए जो ये वाली लाइन बनी हुई है ऐसी आड़ी रेखा, ये हमने अभी समझा कि जो आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और जो ये ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। देखिए इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, देशांतर रेखाएं ये, और ये जो आड़ी लाइनें इन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। तो जो ये वाली अक्षांश रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। और जो ये खड़ी लाइन है, इसे जो देशांतर रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, जो प्रधान रेखा है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच याम्योत्तर, ठीक है। अब देखिए जो ये देशांतर रेखाएं हैं, ये पृथ्वी को या ग्लोब को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी को किस प्रकार से, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। और उसी प्रकार जो कि अक्षांश रेखाएं, देखिए ये ऐसे आड़ी हैं, तो ये एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो ये किस प्रकार से विभाजित कर रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो मतलब जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किस प्रकार से विभाजित करती हैं पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और जो देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। आई होप आपको अभी तक का समझ में आया होगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते कि अभी तक हमने क्या पढ़ा।
हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा कि मानचित्र क्या होते हैं। एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रतीक चिन्हों की सहायता से किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मानचित्र के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र क्या होगा, मतलब किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक जो पहाड़ पर्वत मैदान है उनके बारे में जो मानचित्र जानकारी हमें देते हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। उसी प्रकार राजनैतिक मानचित्र किसी भी जिले, राज्य, देश या फिर किसी भी विश्व के बारे में, किसी भी राज्य, देश या जिले या फिर विश्व के बारे में जो मानचित्र, उसकी सीमाओं के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं उन्हें हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र किसी एक विशेष टॉपिक पर आधारित होते हैं, जैसे मिट्टी या जल या वहाँ वर्षा की मात्रा कितनी होती है। फिर मानचित्र के घटक हमने पढ़ा, दिशा, दूरी और एक क्या है, प्रतीकात्मक चित्र चिन्ह। फिर हमने ये देखा कि पृथ्वी का मानचित्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ग्लोब की सहायता से मानचित्र को समझना ज्यादा आसान होता है या फिर एक समतल मानचित्र की सहायता से। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो मानचित्र की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे निर्देशांक। फिर हमने क्या देखा, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, किसी भी जगह की एक एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एक सटीक स्थिति जो बताता है उसे हम कहते हैं निर्देशांक। फिर हमने देखा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, मानचित्र पर खींची गई आड़ी रेखाएं। और देशांतर रेखाएं क्या होती है, मानचित्र पर खींची गई खड़ी रेखाएं। ये आपकी अध्ययन, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आपको इजीली समझ में आया, इसीलिए अक्षांश रेखा को इस प्रकार से बताया जाया है कि ये आड़ी रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे हमने क्विक रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब हम देखते हैं समय क्षेत्र या टाइम जोन को समझना। अब इसके अंतर्गत हम क्या समझेंगे, स्थानीय समय, मानक समय। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले थे, मानचित्र के बारे में, जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं और निर्देशांक के बारे में, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि समय, स्थानीय समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्थानीय समय देखिए क्या होता है, हमारा जो ग्रह है, हमारा ग्रह मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी पृथ्वी है, ये क्या करती है, ये अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। हमारी जो पृथ्वी है ये स्थिर नहीं है, ये कैसी है, लगातार चक्कर लगाती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है। और क्या करती है, प्रत्येक 24 घंटे में इसका एक चक्कर पूरा होता है। हमें पता है कि जो हमारा एक दिन होता है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। तो जो हमारी पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो एक चक्कर पूरा 360 डिग्री, एक चक्कर मतलब देखिए, जो अगर जैसे हम एक व्रत बनाते हैं, हम दूसरे कलर से बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक व्रत बनाया, गोल नहीं बना है, तो ये क्या होगा, जो ये पूरा व्रत है ये आपको पता होता है कि ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर हम यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आए तो इसका मतलब क्या होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने में इसे कितना समय लगता है, इसका क्या होता है कि जो प्रति घंटा कितना, 15 डिग्री। मतलब देखिए क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। इसका मतलब कितना है कि वो कितना चल रही है, 360 डिग्री चल रही है। और अगर मान लीजिए कि हम 360 में एक 24 घंटे में पृथ्वी कितना चल रही है, 24 आवर में कितना चल रही है, 360 डिग्री। और अगर 360 डिग्री, अगर हम मान लीजिए कि 360 डिग्री में अगर हमें एक आवर का मान निकालना है तो हमें क्या करेंगे, 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा हमें, 15। इसको अगर हम कट करेंगे तो आंसर में कितना आएगा, 15 डिग्री। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो एक घंटे में कितना घूर्णन करती है, 15 डिग्री घूर्णन करती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, स्थानीय समय के हमने बारे में देखा। स्थानीय समय की गणना देखिए किस प्रकार से की जाती है कि किसी भी समय पर जब जब सूर्य जो चमकता है, ऊपर की ओर जो चमकता है सूर्य, तो उसे ही हम उस समय का क्या कहते हैं, उसे ही उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। जो ये ग्रीन जो ये रेखा है, ग्रीनविच जो रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। अगर देखिए ग्रीनविच रेखा से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है, जुड़ता है। और अगर हम ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय कहता होता है, घटता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 बजे मध्याह्न। फिर अगर जब हम पूर्व की गए तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 घंटा जुड़ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 अपराह्न, मतलब 1 बजे दोपहर का समय। और यहाँ पे देखिए 1 घंटा कम हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11 पूर्वाह्न। ठीक है, आई
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्थानीय समय क्या होता है और हमारी पृथ्वी का घूर्णन कैसा होता है। हमारी पृथ्वी को पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, और अगर हम अपना 1 घंटे का मान निकालना चाहें तो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्थानीय समय क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मानक समय क्या होता है। देखिए, अभी हमने क्या देखा कि स्थानीय समय क्या होता है। तो स्थानीय समय जो होता है वो हमने समझ लिया। अब क्या होता है कि स्थानीय समय किसी एक विशेष स्थान के समय का पता लगाने के लिए तो उपयोगी है, लेकिन अगर हमें इसे हम विश्व के स्तर पे अगर देखें तो इसके हिसाब से ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्थानीय समय को अगर हम मेज़र करते हैं तो हर स्थान का, हर जगह का जो स्थानीय समय है वो अलग अलग होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा कि इसी जैसे अगर मान लीजिए कि अगर इंग्लैंड में अगर कोई समय हो रहा है तो वो पे क्या होगा, अगर हम थोड़ा दूर जाते जाएंगे यहाँ से, जैसे अगर हम इस साइड गए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? 1। और अगर हम इस साइड गए तो यहाँ पे कितना बजेगा? 11। ये हमने समझा। तो इसके लिए हम क्या होता है कि इसके लिए हम स्थानीय समय का यूज नहीं करते हैं कि समय की एकरूपता बनी रहे। मतलब क्या होता है इसका, मानक समय में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक देशांतर को हम क्या कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड मतलब एक मानक रेखा मान लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, समय का ज्ञात करते हैं। देखिए, स्थानीय समय में क्या प्रॉब्लम थी कि स्थानीय समय को हम देशांतर के माध्यम से ज्ञात कर रहे थे। हर जगह का, हर जैसे अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ से दूर जा रहे हैं तो हर देशांतर का मान अलग होगा। उसी प्रकार से हर जिस देशांतर में जो देश स्थित है, अगर मान लीजिए कोई भी देश है, अगर वो सिर्फ एक लाइन में स्थित है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर स्थानीय समय का मान एक होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो स्थानीय समय का मान अलग अलग हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे भाई हमारे यहाँ कितना बज रहा है और तुम्हारे यहाँ कितना बज रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि एक मानक समय का निर्धारण किया गया, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, या हम समय का उसी के अकॉर्डिंग हम समय को ज्ञात करते हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है वो क्या है, वो कहाँ से, हमारे मिर्जापुर के पास से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है, तो वही हमारी क्या है, मानक रेखा मानी जाती है। जो भारत का जो देशांतर है वो कितना है, 82.5 डिग्री देशांतर पर है। 82.5 डिग्री देशांतर पर है, ठीक है। अब देखिए क्या है, भारत का जो मानक समय, इसे हम क्या कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यूपी के पास नैनी की रेखा पर आधारित है। जो भारत का जो समय है वो किस पे आधारित है, जो यूपी के पास, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के नैनी के पास जो जहाँ से जो रेखा जाती है उस पर आधारित है। तो इसीलिए देखिए पूरे भारत में एक सा ही समय माना जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में हो या फिर हम गुजरात में हो, समय सूर्यास्त का समय अलग अलग देखने को मिलता है जो कि स्थानीय समय है। लेकिन समय जैसे अगर यहाँ 4 बज रहे हैं, अगर मान लीजिए MP में 4 बज रहे हैं तो गुजरात में भी 4 बजेंगे, और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहां पे भी 4 ही बजेंगे। अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है ये कैसी होती है, एकदम सीधी नहीं होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, क्योंकि देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने ऐसी एक सीधी रेखा खींच दी, तो देखिए अगर जैसे एग्जांपल के लिए हम ग्रीनलैंड लेते हैं, तो ये ग्रीनलैंड यहाँ से क्या हुआ, देखिए कुछ हिस्सा इसका इस साइड आ गया और कुछ हिस्सा इसका इस साइड आ गया। तो अब क्या होगा कि अगर हम इस ही समय को मानक रेखा मान लेंगे तो ग्रीनलैंड में ही 2 समय बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधी ना लेके इस प्रकार से हम लेंगे, तो क्या होगा, ग्रीनलैंड का पूरा हिस्सा एक साइड ही आ जाएगा। आई होप आपको मानक समय भी समझ में आया होगा कि मानक समय क्या होता है, कि सभी जगहों पर समय का एक रूपता बनाए रखने के लिए, समय की क्या एक रूपता बनाए रखने के लिए हम एक मानक रेखा तय कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम मानक समय तय करते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, 180 डिग्री देशांतर पर जो रेखा स्थित है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर उसके बाद देखिए ये क्या रेखा होती है, जो ये रेखा क्या होती है, ये क्या होती है, काल्पनिक रूप से खींची गई एक रेखा है, ठीक है। ये एक रियलिटी में नहीं है, ये क्या है, अध्ययन की सुविधा के लिए जो रेखा खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा है ये। फिर उसके बाद क्या, इसे इस तरह बनाया गया है कि जो बड़े भूभाग हैं या जो बड़े देश हैं वो
क्या हो, बीच से कटे ना हो। जो मैंने बताया अभी पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये सीधी रेखा यहाँ से खींच देते हैं तो ये जो देश है ये दो भागों में बट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही देश में दो प्रकार के समय हमें देखने को मिलेंगे। अगर तो इससे क्या होगा कि समय की भ्रम उत्पन्न होगा कि भाई ये बोलेगा कि हमारे यहाँ 1 बज रहे हैं, ये बोलेगा हमारे यहाँ 1 बज रहे हैं, ये बोलेगा हमारे यहाँ 2 बज रहे हैं। तो उसी क्या हुआ, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस रेखा को सीधी ना खींचकर कैसा खींचा गया है, टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया है। तो ये जो हमारी रेखा बनी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे क्या माना गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।